हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे दिसंबर 2014 का तृतीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, के, च, ट एवं ओ ध्वनियों में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ध्यान रखें, के क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर बनता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जिसमें पहला वाला अर्ध स्वर होता है यानी अर्ध व्यंजन होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपको ग्रामर की यानी व्याकरण से संबंधित वीडियो देखनी है, डिटेल में देखनी है, तो आप एक बार मेरी घटना चक्र की प्लेलिस्ट देख लें दोस्तों। ठीक है, 110 या 20 से ऊपर जो वीडियोस हैं चेक कर लें। वहां से व्याकरण स्टार्ट है और कंप्लीट व्याकरण आपको मिलेगा। एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय अगर है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो सबसे बेहतर वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अगला प्रश्न। गौर करें दोस्तों, प्रश्न है, डोगरी, मणिपुरी, मैथिली तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में से संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, ये तीनों की तीनों संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाएं हैं। ठीक, भाषाओं से एक प्रश्न जरूर बन रहा है दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक को अपनी किताबों से कंप्लीट कर लें। ठीक, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी घटना चक्र की प्लेलिस्ट देख लें, कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। पुष्पदंत की प्रबंध की रचना कौन सी है? तो ध्यान रखें, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है ने कुमार चरियू। ने कुमार चरियू। अब इसे कहीं कहीं नाग कुमार चरित भी लिखा मिलता है। ठीक, तो दोनों नाम याद रखेंगे। अगर ने कुमार चरियू लिखा मिले या फिर नाग कुमार चरित, दोनों ही रचनाएं एक हैं। किसकी हैं? पुष्पदंत की रचना है। किसकी? पुष्पदंत की। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शिष्य मानते हैं। अब ध्यान दें, मुसलमान अनुयायी के अनुसार कबीरदास को किसके शिष्य माना गया है? तो ध्यान रखें, शेख तकी का। ठीक है, मुसलमान अनुयायी शेख तकी का शिष्य मानते हैं। किसे? कबीरदास को। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक जिसने हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन आरंभ कराया, वह कॉलेज, वह शिक्षक कौन से हैं? ठीक है, तो ध्यान दें, गिलक्राइस्ट। ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ करवाया। कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में बतौर शिक्षक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नाम याद रखें, गिलक्राइस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, संशय आत्मा। संशय आत्मा किसकी रचना है? तो ध्यान दें, ज्ञानेंद्र पति जी की। ज्ञानेंद्र पति की रचना है संशय आत्मा। अगला प्रश्न है, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ निर्वाह की गणना की जाती है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ निर्वाह की गणना की जाती है। किसकी? तो काल स्थान के साथ साथ कार्य की भी। ठीक है, कार्य की भी गणना की जाती है। तो संकलन त्रय में 3 बातें याद रखें, काल स्थान कार्य। काल स्थान कार्य, इन तीनों की गणना की जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
अब देखें अगला प्रश्न, निर्वेद, व्रीड़ा, उन्माद तथा आहार्य। निर्वेद, व्रीड़ा, उन्माद, आहार्य, इनमें से अनुभव का एक भेद कौन सा है? तो अनुभव का एक भेद है दोस्तों आहार्य। ठीक है, अनुभव का एक भेद है आहार्य, ध्यान रखें। ठीक, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहां शब्द की कौन सी शक्ति होती है? तो देखो, एक शब्द पकड़ लो, व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ, अब व्यंग्य किससे मैच हो रहा है? व्यंजना से। ठीक है, तो जहां भी ये शब्द देखें तो आप क्या समझेंगे? व्यंजना शक्ति। ठीक है, तो शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहां शब्द शक्ति होती है व्यंजना। ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है जहां व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है। ठीक, याद रखेंगे, ट्रिक मैंने बता दी। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। ठीक, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी कैसी रचना है? प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी कैसी रचना है? तो याद रखें, चंपू काव्य की। चंपू काव्य है उर्वशी, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। कब आई? 1909 में। अब यही उर्वशी है एक और अन्य रचनाकार की, रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है उर्वशी। ठीक, वो कब आई? 1946 में आई। तो उर्वशी दो रचनाएं हैं दोस्तों, एक है जयशंकर प्रसाद की, एक है किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है। ठीक, अगला प्रश्न है, दंडी, भामे, वामन तथा आनंदवर्धन, इनमें से काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? तो ध्यान रखें, आचार्य वामन ने। आचार्य वामन ने काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले दी थी। ठीक है, ध्यान रखें, आचार्य वामन। ठीक, अगला प्रश्न है, क्या है? यहाँ पर अलंकार बताना है पंक्ति में, जरा गौर करें। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ती मीड़ी जाए। ठीक है, पाए महावर देन को, महावर क्या होता है? आलता होता है। ठीक है ना, जो जैसे पर्व के दौरान बिहार में, यूपी साइड में क्या होता है, अपने पैरों में लाल कलर का रंग लगाती हैं महिलाएं। ठीक है, उसे बोलते हैं महावर। ठीक, तो पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान के फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फिरी यानी कि जहाँ पर भ्रम की स्थिति होती है। ठीक है, यानी वो क्या कर रही है? अपनी एड़ियों को बार बार मीड़ रही है, वह सोच रही है कि उसकी एड़ी में क्या है? महावर लगा हुआ है। ठीक, तो ये क्या है? भ्रांति है। ठीक है, तो भ्रांतिमान अलंकार है यहाँ पर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। याद रखेंगे दोस्तों, ये फिरी। ठीक है, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो ध्यान रखें, भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करें। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है यथार्थवाद और छायावाद। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज किसकी रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? ध्यान रखें, जीवनी की। जीवनी विधा की रचना है मिला तेज से तेज। ठीक, अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन। छायावाद का पतन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवराज। छायावाद का पतन इस पुस्तक के लेखक कौन है? देवराज। ठीक है, देवराज की पुस्तक है छायावाद का पतन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो ध्यान रखें, ममता कालिया की। ममता कालिया की रचना है एक पत्नी के नोट्स। ठीक है, वहीं सेम इसी प्रकार की एक रचना है एक पति के नोट्स। एक पति के नोट्स, वो किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे, महेंद्र भल्ला की। ठीक है, महेंद्र भल्ला की रचना है दोस्तों। तो ये दो एक जैसी यहाँ पर रचनाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, दोनों के रचनाकार आपको पता होने चाहिए, कंफ्यूजन
नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। क्या है? निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखें, कौवे और काला पानी। कौवे और काला पानी, कौवे कैसे होते हैं? काले होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, कौवे और काला पानी निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किसका मत है? तो भुक्तिवाद, ठीक, आचार्य भट्टनायक का। आचार्य भट्टनायक का मत है भुक्तिवाद। ठीक है, और रस सूत्र किसने दिया था? आचार्य भरत मुनि ने, जिसकी व्याख्या की थी इन आचार्यों ने, जिनमें से एक हैं कौन? भट्टनायक। ठीक है, और इन्होंने किससे की? इन्होंने अपना सिद्धांत दिया भुक्तिवाद। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कायिक, वाचिक, आहार्य एवं सात्विक, इनमें से स्वर भंग अनुभाव कौन सा है? तो जरा ध्यान दें, सात्विक। कौन सा? सात्विक। गौर करेंगे, कायिक, वाचिक, आहार्य, ठीक है, एवं सात्विक, इनमें से स्वर भंग अनुभाव कौन सा है? तो स्वर भंग अनुभाव है सात्विक। ठीक है, इससे पहले हमने एक प्रश्न में पढ़ा था आहार्य, तो आहार्य किसका अंग था? तो ध्यान रखें, अनुभाव का। वो वहां पर स्पेलिंग एरर था, मुझे लग भी रहा था दोस्तों, प्रश्न में अनुभव लिखा हुआ था, जबकि सही क्या होना चाहिए? अनुभाव। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, याद रखें, सात्विक क्या है? स्वर भंग अनुभाव है। ठीक, अब देखें अगला प्रश्न, गौर करें, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक राज्यश्री, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ तथा विशाख, इनमें से एक पात्र सर्वनाग है। क्या है? सर्वनाग है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है कौन? सर्वनाग। ठीक, तो ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं ये सभी। राज्यश्री, स्कंदगुप्त, कब आया स्कंदगुप्त? 1928 में। फिर है जन्मेजय का नागयज्ञ तथा विशाख, इनमें से एक पात्र है सर्वनाग। ठीक है, किसके पात्र हैं? स्कंदगुप्त के पात्र हैं। ध्यान रखें, अंधा कुआ, चिंदियों की एक झालर, ठीक है। फिर है साच कहूँ तो, फिर है नेपथ्य राग, ठीक। तो ध्यान दें, यहाँ पर अंधा कुआं किसकी है? लक्ष्मी नारायण की है, ठीक है, रचना अंधा कुआं, ठीक है। और अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। दोनों एक जैसी रचना लगती है, लेकिन दोनों के अलग अलग रचनाकार हैं। अंधा कुआं के लक्ष्मी नारायण लाल जी और अंधा युग के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, ठीक है। फिर है चिंदियों की एक झालर, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, जहां तक है यही है, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। फिर है साच कहूँ तो, फिर है नेपथ्य राग किसकी रचना है? मीरा कुमार की रचना है। अब ध्यान दें, स्त्री समस्या से संबंधित इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो चिंदियों की एक झालर स्त्री समस्या से संबंधित रचना नहीं है। बाकी अंधा कुआं, साच कहूँ तो और नेपथ्य राग, ये तीनों की तीनों रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखेंगे, तीनों का संबंध है स्त्री समस्या से, ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, अंत हाजिर हो इस नाटक की महिला नाट्यकार कौन है? इस नाटक की महिला नाट्यकार कौन है? तो ध्यान रखेंगे, मीराकांत। कौन है? मीराकांत है दोस्तों। अंत हाजिर हो नाटक की महिला नाट्यकार है मीराकांत, और मीराकांत, ठीक है, याद रखें। और मीराकांत का ही नाटक है नेपथ्य राग, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाते हम जहाँ चले। तो बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं, किसकी है दोस्तों? याद रखेंगे, भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। बहुत ही अच्छी कविता है, आप इसे एक बार पढ़ के देखना, ठीक है।
मेरी फेवरेट है ये। तो जरा गौर करना, भगवती चरण वर्मा जी की पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाते हम जहां चले। ठीक, कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की। अगला प्रश्न है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। क्या है? बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ध्यान दें, शमशेर बहादुर सिंह जी की। शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्तियां हैं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, याद रखें। अगला प्रश्न है, क्या है? गौर करना जरा। जन्म अवधि हम रूप निहारल, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भलो। क्या है? नयन न तिरुपति भेल। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। काव्य पंक्तियों, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो जरा ध्यान दें, विद्यापति। विद्यापति की काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, क्या? जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। ठीक, अगला प्रश्न है, देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दें। पंक्ति है, गौर करेंगे दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान देना जरा। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखें, रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, क्या है? रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करें। पंक्ति है, लोक वृत्तानुकरणम, लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम एतन्मया कृतम। क्या है? लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम एतन्मया कृतम। ये कथन किसका है? तो ध्यान रखें, आचार्य भरत मुनि का। आचार्य भरत मुनि का कथन है, लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम एतन्मया कृतम। आचार्य भरत मुनि का कथन है। अगला प्रश्न है, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। क्या है? काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। किसकी नाट्य पंक्ति है? तो जरा ध्यान दे दोस्तों, ये उक्ति है आचार्य भामे की। किसकी? आचार्य भामे की उक्ति है दोस्तों, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। ठीक है, आचार्य भामे की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। क्या है? औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। यह उक्ति किसकी है? तो ध्यान देना दोस्तों, आचार्य क्षेमेंद्र की। आचार्य क्षेमेंद्र की काव्य उक्ति है, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। ठीक, आचार्य क्षेमेंद्र। जहां कहीं भी औचित्य लिखा आ जाए तो सीधे सीधे संबंध जोड़ लेना आचार्य क्षेमेंद्र से। और दोस्तों, आचार्य क्षेमेंद्र का समय क्या है? तो 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी है, ध्यान रखें। वहीं आचार्य भामे का समय है 6वीं शताब्दी। तो शताब्दी का भी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। क्या है? कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, पाश्चात्य आलोचक का मत है। तो किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? कविता सर्वोत्तम शब्दों का यानी सबसे उत्तम शब्दों का सबसे उत्तम यानी सर्वोत्तम क्रम विधान है। तो ये है कॉलरिज का। ठीक है, कॉलरिज का मत है ये। ठीक, तो याद रखेंगे दोस्तों, कॉलरिज का है ये कथन। ठीक, अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ध्यान रखना, ये शब्द याद रखें, परिपूर्ण क्षण, परिपूर्ण क्षण। ठीक, तो ध्यान रखें,
कविता क्या है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी का। सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कारणमाला। कारणमाला, माला दीपक, एकावली तथा काव्यलिंग क्या क्या है? कारणमाला, माला दीपक, एकावली तथा काव्यलिंग, इनमें से श्रृंखला मूलक अलंकार कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखेंगे काव्यलिंग श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखें। इसके अलावा कारणमाला, माला दीपक और एकावली ये सभी क्या हैं? श्रृंखला मूलक अलंकार हैं, जबकि काव्यलिंग श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। खड़ी बोली, ब्रज भाषा या ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी, इनमें से ओकार बहुला बोली कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखें खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी। क्या है? खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक। और ये क्या है? ओकार बहुला नहीं है वाला प्रश्न है। इसके अलावा ब्रज भाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी, कौन सी? ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। इसके अलावा जो पांचवी बोली है वो कौन सी आती है? हरियाणी, जिसे हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं। हरियाणी यानी बांगरू, ठीक है। ये 5 बोलियां हैं जो कि पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जिनमें से ओकार बहुला नहीं है खड़ी बोली। बाकी ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये सभी ओकार बहुला हैं, ठीक है। तो आप एक बार अपनी किताबें देखें, ओकार बहुला बोली क्या होती हैं और आकार बहुला क्या होती हैं, यानी वे शब्द वे बोलियां जिनका अंत, ठीक है, आ की मात्रा से होता है वे होती हैं आकार बहुला, जिनका अंत ऊ की मात्रा से होता है वो होती हैं उकार बहुला, और जिनका अंत, जिन पंक्तियों का अंत या शब्दों का अंत ओ की मात्रा से होता है वो होती हैं क्या? ओकार बहुला। कुछ इस तरह का है, ठीक है, कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन है। एक बार आप अपनी किताबें जरूर देख लें, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो याद रखें केशव दास जी की, ठीक है। केशव दास रीतिकाल के कवि हैं, ठीक, ध्यान रखें। और विज्ञान गीता इनकी कृति है। अगला प्रश्न है, गीत गुंज किसकी रचना है? तो याद रखेंगे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है गीत गुंज। कौन सी? गीत गुंज। अगला प्रश्न है, छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? तो छाया नामक एकांकी के लेखक हैं दोस्तों सुदर्शन। कौन है? सुदर्शन। याद रखें सुदर्शन की एकांकी है छाया। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो याद रखें जहां लक्ष्मी कैद है। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण इसकी व्याख्या किसने की है? तो ध्यान रखें डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार तो इसके कितने भेद हैं? तो श्लेष अलंकार के 2 भेद हैं, ठीक है। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, कौन से? एक सभंग श्लेष अलंकार, एक होता है अभंग श्लेष अलंकार, ठीक है। डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी घटना चक्र वाली प्लेलिस्ट देख लें, उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने अलंकारों का टॉपिक करवाया है प्रश्नों के साथ, ठीक है। ध्यान दें, अगला प्रश्न है, जरा गौर करना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दे दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले उपन्यास अलका कब आया? 1933 ईस्वी में। अलका किसका है? निराला का उपन्यास है, ठीक, 1933 ईस्वी। फिर है उपन्यास राम रहीम। कौन सा? राम रहीम कब आया? 1937 ईस्वी। 1937 ईस्वी। फिर है
आज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी जिसका प्रथम भाग कब आया? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में, ठीक है। आज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। फिर है अगला उपन्यास सिंह सेनापति। कौन सा? सिंह सेनापति। कब आया? तो 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सिंह सेनापति। तो एक बार फिर से सुने। सबसे पहले प्रकाशन वर्ष के अनुसार है अलका, उपन्यास अलका 1933 ईस्वी। फिर है उपन्यास राम रहीम 1937 ईस्वी। फिर है शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 ईस्वी। फिर है सिंह सेनापति 1944 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम क्या है, देखते हैं। सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। कौन सा? मैला आंचल। कब आया? 1954 ईस्वी में। मैला आंचल 1954 ईस्वी। फिर है परती परी कथा। परती परी कथा, ये कब आया? 1957 ईस्वी। 1957 ईस्वी। फिर है दीर्घ तपा। कौन सा उपन्यास? दीर्घ तपा। कब आया? 1963 ईस्वी। 1963 ईस्वी। फिर है पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड, ये कब आया? 1979 ईस्वी। ठीक है, 1979 ईस्वी। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैला आंचल 1954 ईस्वी। फिर है परती परिकथा 1957 ईस्वी। फिर है दीर्घ तपा 1963 ईस्वी। फिर है पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी। तो याद रखें दोस्तों, अगर ट्रिक चाहिए तो मैंने अपने टाइम में एक ट्रिक बनाई थी। ट्रिक है मैल पर दीर्घ तपा कितने पलटू राम। मैल पर दीर्घ तपा कितने पलटू राम। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं जिनके आगे का कीवर्ड्स लेकर मैंने ये ट्रिक बनाई है। तो आप एक बार अपनी किताबों से मैच कर लें। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कहानियों पर। सबसे पहले इनकी कहानी प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी। ठीक है, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी। फिर है कौन सी कहानी? तो आकाशदीप। आकाशदीप कब आई? 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी। फिर है कौन सी कहानी? आंधी। आंधी, ये कब आई? 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी। फिर है दोस्तों कहानी इंद्रजाल। कहानी इंद्रजाल, ये कब आई? 1933 ईस्वी। 1933 ईस्वी। ठीक है, तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की कहानी है प्रतिध्वनि। कब आई? 1926 ईस्वी। फिर आई कहानी आकाशदीप 1929 ईस्वी। फिर आई कहानी आंधी 1931 ईस्वी। फिर है इंद्रजाल, ये कब आई? 1933 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे सभी कहानियों को, जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दे दोस्तों। सबसे पहले इतिहास तिमिर नाशक। कौन सी रचना है? इतिहास तिमिर नाशक। कब आई? 1823 में, यानी 1823 से 1895 ईस्वी। याद रखें 1823 से 1895 ईस्वी इतिहास तिमिर नाशक। ठीक, अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी है रचना? निबंध है, ये किसका है? तो ध्यान रखें बाल मुकुंद गुप्त जी का। बाल मुकुंद गुप्त जी का। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे कब आई? 1865। 1865 से 1997 ईस्वी, सॉरी 1907 ईस्वी। 1865 से 1907 ईस्वी। फिर है साहित्य देवता। कौन सी? साहित्य देवता, ये कब आई? 1957 ईस्वी से। ठीक है, साहित्य देवता 1957 ईस्वी में। ठीक, याद रखें। अगली है सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में किसका निबंध है? ध्यान रखें, ये रचना है
दोस्तों किसकी है सीढ़ियों पर धूप में? तो रघुवीर सहाय की रचना है। कब आई? 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी। ठीक है, आपको क्रम से वीडियो देखने हैं हर टॉपिक से संबंधित। तो दोस्तों आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देख लें, रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देख लें दोस्तों, आपको चीजें क्रम से मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न लगा लें तो आपको आपके जो टॉपिक हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, परफेक्ट। ठीक है, माइंड में सेट हो जाएंगी एकदम चीजें। ठीक, उसके बावजूद अगर कहीं कमी रह जाए तो अपनी किताबें जरूर देखें, वहां से प्रश्न लगाएं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सफलता आपके उतनी करीब होगी। ध्यान रखना, हौसला बनाए रखें, टूटना नहीं है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो। ठीक है, लॉकडाउन लग रहा है, कुछ भी लग रहा हो, बीमारी आ रही है, आने दो। ठीक है, आप अपने माइंड सेट को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। आसपास चाहे कितना कुछ भी हो रहा हो, अपने आसपास की परिस्थितियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना। ठीक है, अगर आपके घर परिवार में भी किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, तो भी आप अपने दिमाग को एकदम कंट्रोल में लेकर चलें। आपका दिमाग आपके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि आपके दिमाग के अनुसार आप चलेंगे। ठीक है, तो अपने माइंड की पावर अपने हाथ में संभालें। कुछ भी होता रहे, स्टडी फर्स्ट है आपकी। आप अपने लिए समय कैसे निकालेंगे, ये देख पाना ही आपके सबसे पहली जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक है, समस्याएं हर किसी के घर में है। ठीक है, आपको निकलकर आगे खुद कैसे बढ़ना है, अपने लिए कैसे बढ़ना है, ये आप तय करेंगे। ठीक, तो अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें और ढंग से पढ़ें। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगले प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।